हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपकी एनसीईआरटी क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है और सीबीएसई की वेटेज के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 5 to 6 मार्क का टॉपिक है। मार्क्स तो 5 और 6 ही है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, मगर ये चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो काफी वास्ट है। तो जब तक हम इस चैप्टर की इन डेप्थ नॉलेज नहीं लेंगे तब तक हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में जितना हो सके इन डेप्थ पढ़िएगा ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टॉपिक से क्लियर हो रहा है कि फंक्शन है, फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद उसका इनवर्स है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पे काम करेंगे ताकि हमारा बेसिक क्लियर हो जाए। उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे बेसिक में हमें करना क्या है, पहले हमें समझना है फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सा देखेंगे क्या होते हैं। उसके बाद किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है और इनवर्स होता क्या है, इनवर्स होने के लिए क्या क्या कंडीशंस का होना जरूरी है। जब ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम अपने टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका इनवर्स क्या होगा, कैसे निकालना होगा। क्योंकि जब बेसिक क्लियर होगा तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस में काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए पहले बेसिक पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन आपने क्लास 11th में पढ़ा था। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल है, एक रिलेशन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट को सेकंड सेट के एलिमेंट से पेयर अप करते हैं सच दैट नो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट has two images or each and every element of set has a image in second set. क्लियर? तो फंक्शन है क्या? फंक्शन एक रूल है जिसकी हेल्प से हम दो सेट के एलिमेंट को, दो कलेक्शन को आपस में पेयर अप करते हैं सच दैट ये सेट ए है, ये सेट बी है। एज्यूम ये फंक्शन है। फंक्शन कब होगा? जब फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट पेयर अप होंगे और साथ ही साथ किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होंगी। एक फॉर एग्जांपल 1 5 से गया, 2 6 से गया, 3 8 से गया, 4 7 से गया, ये फंक्शन है। ये फंक्शन कब नहीं होगा? ये फंक्शन तब नहीं होगा जब सेट ए में पहला केस कोई एलिमेंट वैकेंट हो जाए, मतलब कोई एलिमेंट पेयर अप ना हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 4 को छोड़ दिया, 4 को पेयर अप ही नहीं किया, 3 को छोड़ दिया या फिर 2 को छोड़ दिया, 1 को छोड़ दिया। अगर कोई भी एलिमेंट आपको वैकेंट मिल जाता है सेट ए में तो वो फंक्शन नहीं होगा। और दूसरा केस क्या बोलता है? दूसरा केस बोलता है कोई भी एलिमेंट दो एलिमेंट से पेयर अप नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 5 से भी है, 1 6 से भी, ये कभी नहीं होगा। सेट ए के हर एलिमेंट का एक ही आउटपुट होगा, दो एलिमेंट से वो इनपुट, दो एलिमेंट से वो लिंक नहीं होगा। फंक्शन के केस में सिंगल सोर्स कभी भी मल्टीपल एलिमेंट नहीं देगा। हाँ, ये हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट जितने भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं वो सब एक पे कन्वर्ज कर दे, मगर एक से कभी भी डाइवर्ज नहीं होगा। तो फंक्शन के सिंपल है, सेट ए है, सेट बी है, सेट ए के एलिमेंट्स को आप सेट बी के एलिमेंट से पेयर अप कर रहे हो विद द रिलेशन। वो रिलेशन फंक्शन कब बोला जाएगा? वो फंक्शन तब बोला जाएगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट पेयर अप होंगे प्लस हर एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट दो से पेयर अप नहीं होगा। क्लियर? और अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मैथमेटिकली मैं लिखूंगा ये सेट ए है, ये सेट बी है। f इज अ फंक्शन if for all x belongs to a there exists a y belongs to b such that y is equal to f of x. क्लियर? इस सेट ए के हर एलिमेंट के लिए कोई, इस सेट के हर एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पे y मिलेगा such that y is equal to f of x. हम बेसिक पे इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि जब टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा तब बेसिक को आपको बार बार रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होगा जब फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट पेयर अप होंगे और फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं बचेगा प्लस हर एलिमेंट का एक ही आउटपुट होगा।
फंक्शन के केस में डाइवर्ज नहीं होगा, फंक्शन के केस में डाइवर्जेंट नहीं होगा, फंक्शन के केस में कन्वर्ज हो सकता है। क्लियर? अब दो टर्म है फंक्शन के केस में, एक है डोमेन और एक है रेंज। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है कलेक्शन ऑफ इनपुट। जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट आपने इनपुट किए वो डोमेन बनाएगा। इनपुट है तो इनपुट के बाद क्या आता है? हमेशा आउटपुट। तो रेंज होता है कलेक्शन ऑफ आउटपुट। अगर इस सेट में कोई एलिमेंट वैकेंट बच गया है, अगर इस सेट में कोई एलिमेंट वैकेंट बच गया है तो वो रेंज में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने दो सेट बनाए हैं, आप इनके स्क्वायर से इनको पेयर अप कर रहे हैं। अब आप देखेंगे फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट पेयर हैं तो डोमेन में सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। सेकंड सेट में 36 पेयर अप में नहीं है तो ये सब एलिमेंट जो आउटपुट में है वो आपका रेंज बनाएगा। और जो ये एलिमेंट है, ये पूरा सेट जो होता है, ये पूरा सेट होता है कोडोमेन। तो डोमेन कलेक्शन ऑफ इनपुट, रेंज कलेक्शन ऑफ आउटपुट। ये इनपुट, ये आउटपुट, ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये इमेजेस, ये प्री इमेजेस। और कोड डोमेन होता है दूसरे का सेकंड का पूरे का पूरा सेट। इट मींस रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ और इक्वल टू कोड डोमेन। क्लियर? तो हमने देखा फंक्शन क्या है। फंक्शन कोई भी रिलेशन फंक्शन सिर्फ तब होता है इफ एंड ओनली इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has a unique image in set, has a unique image in B। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होंगी। क्लियर? अब फंक्शन के बाद आपको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होंगे? आपको याद है क्लास 11 चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 10th में था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तब आपने वहां पे पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप की रेशियोज थी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉटेंजेंट, सीकेंट और कॉसिकेंट। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फंक्शन? क्योंकि ये रेशियो फंक्शंस की डेफिनेशन को फुलफिल करती है। क्या फुलफिल करती हैं? आपको पता है एंगल मेजर करने के 3 तरीके हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रिड। और रेडियन आपका नेचुरल नंबर है। तो आप कभी भी रेशियो को कोई भी नेचुरल नंबर देते हैं, कोई भी रेडियन पे आंसर निकालते हैं, हमेशा आंसर आता है। ऐसी कोई नेचुरल नंबर की वैल्यू नहीं है जिसपे आंसर ना आए। इसका मतलब कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और साथ ही साथ ऐसी कोई भी रेशियो हमने नहीं देखी 11th और 10th में जिस किसी एक एंगल पे दो आउटपुट आ रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो रहा। इसलिए हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर? हमने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे पास 6 फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट और कॉसिकेंट। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको क्या पढ़ना है? इनवर्स। इनवर्स पढ़ने से पहले, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इनवर्स पढ़ने से पहले हम एक बार इनवर्स फंक्शन पे डिस्कस कर लेते हैं कि इनवर्स फंक्शन होता क्या, ताकि जब हम एक्चुअल टॉपिक पे आए तो हमें इनवर्स फंक्शन के बारे में पता हो, तो हमें बार बार उस चीज को रिकॉल ना करना हो। अब इनवर्स फंक्शन क्या बोलता है? इनवर्स भी क्या है? एक फंक्शन है, तो ये भी फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करेगा ही करेगा। अगर आपके पास कोई फंक्शन है सेट ए टू बी से, सेट ए टू बी, इट मींस for every x belongs to a there exists a y belongs to b such that f of x is equal to y। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। इसके साथ ही साथ आपको एक फंक्शन मिले, there exists a function g from where b to a, f a से b पर है और g b से a पर है, such that for every y belongs to b there exists a x belongs to a such that f g of y is equal to x। अगर ऐसा है तो मैं बोलता हूं f is invertible with f inverse is equal to g। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि f एक फंक्शन था जो a से b पर काम कर रहा था। f एक फंक्शन था जो a से b पे काम कर रहा था। एज्यूम मैं लिख देता हूं कोई जी 1 3 4। एक फंक्शन है आपका f of x, लिख दिया 2x plus 1। ये फंक्शन था जो a से b पर काम कर रहा था। इट मींस देखिए 1 का 2 into 1 3, 3 7 से पेयर अप हुआ और 4 9 से पेयर अप हुआ। ये मेरे एक फंक्शन था f। इस f फंक्शन ने क्या किया? a के एलिमेंट को b के एलिमेंट से पेयर अप किया। इस केस में a के एलिमेंट आपके इनपुट हैं
और बी के एलिमेंट आपके आउटपुट है। अब कह रहा है ये फंक्शन है, इस x यहाँ पर हर x के लिए आपको एक y मिल रहा है। अब कह रहा है एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए वेयर, कहां से कहां तक, b से a पर। अगर एक फंक्शन में ऐसे बना लूं सच दैट इस सेट के सारे एलिमेंट के लिए हमें यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट मिले, अगर ऐसा है तो मैं बोलता हूं कि ये जो मैं रिवर्स फंक्शन बनाऊंगा वो क्या होगा, वो इसका इनवर्स होगा। और सिंपल में इस केस में ये x आपका इनपुट है और इस इनपुट x को पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आउटपुट होगा। इसका मतलब यहां पर आउटपुट इन टर्म्स ऑफ क्या है, इनपुट है, हमेशा ऐसे ही होता है। तो g फंक्शन का काम क्या है, g फंक्शन का काम होगा इस इनपुट को किसकी टर्म में लिखना, आउटपुट की टर्म में लिखा, उल्टा काम करना। तो क्या बनना चाहिए, देखिए 1 को 3 से पेयर अप किया, 3 को 7 से पेयर अप किया, 4 को 9 से। इनवर्स फंक्शन का काम होगा इस इनपुट को आउटपुट की, तो इट मींस 3 1 7 3 और 9 4। ये जो लिंकेज होगी, ये जो लिंकिंग करेगा यही होगा इनवर्स फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तो इसको फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या फुलफिल करना पड़ेगा कि जब मैं रिवर्स मैपिंग की बात करूंगा तब भी क्या होगा, इस सेट के सारे एलिमेंट पेयर अप होने चाहिए और प्लस किसी भी एलिमेंट के 2 आउटपुट नहीं होने चाहिए। ध्यान रखना, अभी बताऊंगा क्यों। अब ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स तो है ही, साथ में फंक्शन भी है। तो जब मैं रिवर्स मैपिंग की बात करूंगा तब भी बोलूंगा कि इस सेट के सारे एलिमेंट पेयर अप हो, प्लस इस रिवर्स मैपिंग में भी किसी भी एलिमेंट के 2 आउटपुट ना आए। क्लियर, अभी डिस्कस करते हैं इसमें। अब ये रिवर्स मैपिंग होगी, फंक्शन में लिखा था ये आउटपुट था और ये इनपुट था, रिवर्स मैपिंग में ये इनपुट होगा और ये आउटपुट होगा। तो आउटपुट, पहले आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इनपुट था, इनपुट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट है। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, ये क्या कर रहा है 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब इनवर्स का काम होता है उल्टा, तो क्या मैपिंग करेगा, देखिए ये 2 से इंटू करके प्लस कर रहा है। अब मैं 3 में क्या ऑपरेट करूं, 1 आ जाए, 7 में क्या ऑपरेट करूं, 3 आ जाए, 9 में क्या ऑपरेट करूं, 4 आ जाए। तो मैंने क्या किया, अगर मैं लिखूं x माइनस 1 अपॉन 2, देखिए क्या ये सेटिस्फाई करेगा, 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 1, 7 माइनस 3 7 माइनस 3 4 बाई 2, 7 माइनस 3 7 माइनस 1 6 6 बाई 2 3, 9 माइनस 1 8 8 बाई 2 4 आ गया। तो ऐसे हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने बोला इनवर्स भी एक फंक्शन है, इनवर्स भी एक फंक्शन है, तो वो भी फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा, वो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। इसका मतलब रिवर्स में भी जब ये मैप करेगा, पेयर अप करेगा, तो ध्यान रखिएगा कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट वैकेंट ना बचे और साथ ही साथ इस सेट के भी कोई भी एलिमेंट 2 से आउटपुट ना दे। तो इस चीज को सिक्योर करने के लिए कि ये चीज भी ध्यान रहे, इनवर्स फंक्शन डिफाइन रहे, तो 2 टर्म्स होती हैं कि कभी भी इनवर्स फंक्शन तभी डिफाइन होता है, इनवर्स फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब आपका जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या हो, 1 1 हो और ऑन टू हो। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल रख लिया वो 1 1 ऑन टू दोनों था। अब देखते हैं, कभी कभी हो सकता है कि अब देखिए इसी केस में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 7 7 का आंसर भी 9 आ जाए, तो क्या रिवर्स फंक्शन ऑन टू होगा, क्या रिवर्स फंक्शन, रिवर्स में जो हम फंक्शन बना रहे हैं क्या वो पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि 9 के 2 आउटपुट आ गए। या फिर मैं इसी क्वेश्चन में बोलता यहाँ पे 10 वैकेंट हो जाता, तो क्या 10 रिवर्स में पेयर अप होता, नहीं होता, उस केस में भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो इसी चीज से बचने के लिए हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज करी है कि अगर ये फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा, ये फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब मेरा f फंक्शन क्या होगा, 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। तो 1 1 और ऑन टू एक बार देख लेते हैं ताकि जब हम एक्चुअल टॉपिक में जाएं तो हमें कोई दिक्कत ना आए। अब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू कब होगा, 1 1 ऑन टू का मतलब क्या होता है, और 1 1 ऑन टू किसी भी फंक्शन को इनवर्स बनाने के लिए जरूरी क्यों है।
तो बहुत सिंपल है, 1 1 का मतलब भी क्या है, 1 to 1। 1 to 1 का मतलब क्या होता है, 1 to 1 का मतलब होता है एक के साथ एक, एक के साथ दो नहीं। अब 1 1 का मतलब क्या है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। 1 1 का मतलब है दो डिफरेंट इनपुट के आउटपुट भी डिफरेंट आएंगे तो फंक्शन 1 1 होगा। अगर कभी भी दो डिफरेंट इनपुट के आउटपुट सेम आ गए, दो डिफरेंट हैं, दो डिफरेंट इनपुट के अगर आउटपुट सेम आ गए तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं देखूं कि इस सेट ए में अगर दो एलिमेंट लिए x1 और x2, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो उनके आउटपुट भी क्या आने चाहिए, डिफरेंट, तो ये फंक्शन 1 1 होगा। अगर इनके आउटपुट सेम आ गए तो इस केस में फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 5 से हो गया और 2 भी 5 से हो गया तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 और 2 अलग है मगर इन दोनों के आउटपुट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। फंक्शन को 1 1 समझने का सिंपल सा तरीका, यहाँ पे आपके नेम लिखे गए हैं, यहाँ पे आपके रोल नंबर असाइन जो क्लास में हुए हैं। क्या कभी दो डिफरेंट बच्चों को सेम रोल नंबर असाइन हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर दो डिफरेंट बच्चे हैं तो रोल नंबर भी डिफरेंट जाएगा, जेन्युइन सी बात है। तो इस केस में बच्चों को उनके रोल नंबर से पेयर अप करने का जो लिंकेज है वो 1 1 होगा। और यहाँ पे आपकी कंट्रीज है, यहाँ पे उन कंट्रीज के कैपिटल्स है, आप कंट्रीज को कैपिटल से पेयर अप करोगे तो देखिए फंक्शन कब होगा, 1 1 कब होगा, जब दो डिफरेंट कंट्रीज को पिक किया तो उनके कैपिटल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कभी भी दो डिफरेंट कंट्रीज के कैपिटल सेम नहीं हो सकते, इसलिए कंट्रीज को कैपिटल से पेयर अप करने का जो रिलेशन होगा, वो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, 1 1 होगा। क्लियर। अब 1 1 जरूरी क्यों है, फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल। अब देखिए अगर मैं बोलूं, ये क्लियर हो गया कि दो डिफरेंट इनपुट होंगे तो डिफरेंट आउटपुट होंगे, और अगर दो डिफरेंट इनपुट के बाद आउटपुट सेम आ गया तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, तो उस केस में होगा फंक्शन मैनी टू वन, की वो सब लोग एक पे जाके कन्वर्ज हो गए। ठीक है। अब 1 1 होना जरूरी क्यों है, हम जरूरी किसकी बात कर रहे हैं, हम जरूरी बात कर रहे हैं इन्वर्टिबल होने के लिए। इन्वर्टिबल होने के लिए उसको वापस क्या होना पड़ेगा, फंक्शन तो होना ही पड़ेगा। अब देखते हैं, अगर आप बोलो कि इसी एग्जांपल में 1 2 3 और यहां पे है 4 5 6, ठीक है, अगर ये फंक्शन मेरे को 1 1 बनाना है, मान लो ये 1 1, देखते हैं 1 को 4 से पेयर अप किया, 2 को 5 से पेयर अप किया और 3 को भी 5 से पेयर अप कर दिया। यहां पे 2 और 3 दो डिफरेंट इनपुट है मगर इनके जो आउटपुट है वो सेम है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं क्या इस केस में इन्वर्टिबल पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं, क्या ये फंक्शन की सेकंड डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या थी, किसी भी एलिमेंट के दो आउटपुट नहीं होने चाहिए, एक इनपुट का हमेशा एक ही आउटपुट होगा फंक्शन में। तो मगर यहाँ पे एक इनपुट के कितने आउटपुट हो रहे हैं, उल्टे दो हो रहे हैं, इसका मतलब ये, इसको भी भूल जाइए कि 6 वैकेंट है। अगर मैं इसी की बात करूं सिर्फ 5 पर, जब फर्स्ट कंडीशन फेल हो जाएगी तो सेकंड की बात हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है 5 एक इनपुट है, रिवर्स केस में दो आउटपुट आ रहे हैं, तो ये फंक्शन को फुलफिल नहीं कर रहा, ये फंक्शन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम इन्वर्टिबल की बात कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा जब भी दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे हमेशा उनके आउटपुट भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जब वो डिफरेंट होंगे तो रिवर्स में भी किसी भी एलिमेंट के दो आउटपुट नहीं आएंगे, तो फंक्शन इन्वर्टिबल होने की बात बारे में सोच सकता है। इसीलिए फंक्शन का 1 1 होना बहुत जरूरी है टू बी इन्वर्टिबल। क्लियर। अब अगर आपको फंक्शन को 1 1 देखना है, अगर आपको फंक्शन को 1 1 देखना है जस्ट बाय एग्जामिनिंग द ग्राफ, मैं ग्राफ की बात यहां पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को बनाएंगे तो वहां पे हम ग्राफ की हेल्प से देखेंगे कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास ग्राफ है y इज इक्वल टू, ये जानते हैं आपकी x एक्सिस इंडिपेंडेंट और ये y आपकी
डिपेंडेंट। x की हर वैल्यू के लिए आपने y को बना दिया। अब जब दो 1 1 के लिए दो डिफरेंट इनपुट के आउटपुट भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसका मतलब x की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए ग्राफ की हाइट डिफरेंट आएगी। अगर x की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए ग्राफ की हाइट सेम आ गई, इसका मतलब उन दोनों पॉइंट्स पे जो आउटपुट है वो सेम है। अगर उन दोनों पॉइंट्स पे आउटपुट सेम है तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा। दो डिफरेंट आउट इनपुट एक जगह चले गए तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। देखते हैं, ये x की वैल्यू है, यहाँ पे आपको हाइट मिल रही है, ये x की वैल्यू है, यहाँ पे आपको एक हाइट मिल रही है, लेट इट बी x1 और x2। अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो लाइन क्या बन रही है, पैरेलल टू x एक्सिस बन रही है। दो डिफरेंट पॉइंट पे फंक्शन की हाइट सेम आ गई, इसका मतलब x1 और x2 तो अलग अलग थे मगर दोनों पे आंसर सेम आ रहे हैं, हाइट सेम आ रही है, इसका मतलब आउटपुट क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब फंक्शन वन वन नहीं है। और देखते हैं, यहां देखिए और ये देखिए ऑलमोस्ट सेम है, लाइन क्या बन गई, पैरेलल टू x एक्सिस। और देखेंगे आप, ये देखिए इन दोनों पे हाइट क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो ये फंक्शंस क्या है, मैनी वन फंक्शन। अब कैसे पहचानेंगे, आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। अगर x एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, अगर वो लाइन उस कर्व पे दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। अगर x एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ करी और ग्राफ और उस लाइन ने कर्व को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिया तो वो वन वन क्यों नहीं है। मान लीजिए 1.13 और 1.13, इन दोनों पर x एक्सिस के लोकेशन अलग अलग है, इनपुट अलग अलग है, मगर हाइट दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो फंक्शन क्या होगा, वन वन नहीं होगा। इट मींस अगर आपको कभी ग्राफिकली देखना है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको कर्व x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। अगर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और लाइन किसी भी कर्व को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन वन वन नहीं है। क्लियर, वन वन हो गया और पता लग गया फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए वन वन होना जरूरी क्यों है। अब सेकंड केस ऑन टू। अब ऑन टू भी होना जरूरी क्यों है, जो फंक्शन वन वन होता है उसको इंजेक्टिव बोलते हैं और जो वन वन नहीं होता है उसको मैनी टू वन बोलते हैं। ऑन टू बहुत ही सिंपल है, जैसे वन वन सिंपल था। दो सेट है ए और बी, कोई भी फंक्शन ऑन टू सिर्फ तब होता है, हमने फंक्शन में कहा था कि यहां पर कोई भी एलिमेंट वैकेंट ना बचे, यहां पे सब के सब एलिमेंट पेयर अप होंगे। ऑन टू के लिए बोलते हैं सेकंड सेट बी में भी कोई भी एलिमेंट वैकेंट ना बचे, यहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब अगर इस फंक्शन में मैं यहाँ पे 9 को लिख दूं, जो 9 किसी से भी पेयर अप नहीं होगा तो उस केस में ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। सिंपल में कोई भी फंक्शन ऑन टू सिर्फ तब होता है, कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन सिर्फ तभी होता है जब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं बचता है। सेकंड सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता है जिस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको फर्स्ट सेट में कोई प्री इमेज ना मिल सके। अगर आपने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे प्री इमेज नहीं मिल रही है तो उस केस में ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी क्लास के बच्चों के नंबर लिखे हैं, 50-60 मैक्सिमम होंगे, बच्चों के नेम लिखे और यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर लिखे हैं। अगर आप उन बच्चों को उन नेचुरल नंबर से पेयर अप करो तो 50 बच्चे तो 50 ही होंगे, मगर नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, तो कुछ नेचुरल बहुत सारे नंबर तो वैकेंट बचेंगे जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई बच्चा असाइन नहीं होगा, तो उस केस में वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो फंक्शन ऑन टू सिर्फ तभी होता है जब इस सेट में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं बचता है। इसका मतलब यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए आपको कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा, हर एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पे एक प्री इमेज मिलेगी ही मिलेगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ, 9 के लिए इस गिवन फंक्शन में कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इस केस में फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। हमने कहा था रेंज कलेक्शन ऑफ आउटपुट है और कोडोमेन पूरे का पूरा सेट है, तो हमने बोला इस सेट में कोई ना कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं बचेगा, इसका मतलब इस केस में जो रेंज ऑफ एफ होगी इट इज ऑलवेज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये किसके इक्वल होगा? कोडोमेन के। क्लियर? अगर आपको यहाँ पर एक एलिमेंट मिल जाता है तो वो फंक्शन जो वैकेंट है, जो किसी से पेयर अप नहीं है, जिसके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, आपको यहाँ पे कोई भी एक आंसर मिल जाता है जिसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, तो उस केस में ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अब देखते हैं ऑन टू जरूरी क्यों है इनवर्स होने के लिए। ऑन टू इसलिए जरूरी है, मान लो यहाँ पे 9 था, दिख रहा है फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब इनवर्स मैपिंग की बात करिए, क्या इनवर्स पॉसिबल है? इनवर्स जो मैपिंग है, क्या वो मैपिंग फंक्शन हो पाएगी? जो लिंकेज है, क्या वो फंक्शन हो पाएगा? फंक्शन की डेफिनेशन थी कि कोई भी एलिमेंट वैकेंट ना बचे। यहाँ पे तो कौन बच रहा है? 9 बच रहा है, तो ये 9 पेयर अप कब होगा? यहाँ से जब ये फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा। इसका मतलब जब तक ऑन टू नहीं होगा तो मैं फंक्शन के बारे में, इन्वर्टिबल होने के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। क्लियर है? तो जब तक ये 9 पेयर अप नहीं होगा तब तक ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? इसके बाद अब देखते हैं कि ऑन टू अगर हमें देखना हो ग्राफ, और ऑन टू का मतलब है कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू है तो उसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है? ऑन टू नहीं है, ऑन टू है तो उसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। अगर आप किसी फंक्शन को देखना है आपको कि ये ऑन टू है कि नहीं है, ये सिंपल है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमें देखना है यहां से लेकर यहां तक ये इस डिफाइन में ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। हमें पता है y इज इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ एक्स है। ये x की डिफरेंट वैल्यूज हैं, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको y की डिफरेंट वैल्यूज मिली हैं, उनको आपने ज्वाइन किया तो ग्राफ बन गया। अब देखिए ऑन टू कब था? जब y की हर वैल्यू के लिए आपको क्या मिलेगा? x। अगर y की कोई ऐसी वैल्यू मिल गई जिसके लिए x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अब देखिए y की हर, ये y की वैल्यू, इसके लिए x मिल रहा है, y की वैल्यू x मिल रहा है, y की हर वैल्यू के लिए आपको एक x मिल रहा है। इसका मतलब y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ये देखिए y की वैल्यू, ये x आ गया, आपको y x मिल रहा है। अगर y की एक ऐसी वैल्यू मिल जाती जिसके लिए मुझे x नहीं मिल पाता तो उस केस में फंक्शन ऑन टू नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ ऐसा होता, अब देखिए यहाँ पे सबको मिल रहा है, सब y की वैल्यूज के लिए मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, मगर यहाँ देखिए यहाँ कुछ है, नीचे कुछ है नहीं, तो इसका मतलब इस y की वैल्यू के लिए यहाँ पे जो भी y का कोऑर्डिनेट होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे x नहीं मिल रहा है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो इसका मतलब ऑन टू कब होगा? जब देखेंगे हम कि विद इन द जिस रीजन में हम बात कर रहे हैं, जिस डोमेन में हम बात कर रहे हैं, उस डोमेन में अगर मेरा ग्राफ नहीं टूट रहा है तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा। टूटने का मतलब है अगर ब्रेक हो जाएगा तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट पे x कोऑर्डिनेट कभी भी नहीं मिलेगा। ये है ऑन टू को पहचानने का तरीका। तो कोई भी फंक्शन अगर 1 ऑन टू है, इसका मतलब वो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है, तो उस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी हम उसके इनवर्स की बात कर सकते हैं, और इनवर्स की बात कर सकते हैं तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होता है, किसी भी फंक्शन के दो इनवर्स नहीं हो सकते। क्लियर? अब हमने इनवर्स पढ़ा, एक बार रिकॉल कर दें कि इनवर्स का मतलब क्या था। पहले पढ़ा फंक्शन तभी होता है जब फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट वैकेंट ना बचे और एलिमेंट का एक ही आउटपुट हो, तो ये हमारा फंक्शन है। फिर पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के बारे में। फिर हमने पढ़ा इनवर्स फंक्शन क्या बोलता है? अगर एक फंक्शन a से b पर है सच दैट फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट के लिए y मिल रहा है सच दैट y इज इक्वल टू f of x, तो अगर हमें उल्टा चीज मिले g फ्रॉम b to a such that gy is equal to x, तो मैं बोलता हूं f is invertible with f inverse is equal to g। इनवर्स का सिर्फ इतना काम है, इनवर्स का सिर्फ इतना काम है कि इनवर्स क्या करता है, जो फर्स्ट केस में आउटपुट था
फंक्शन का क्या था, इसके एलिमेंट को आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इनपुट था, तो इनवर्स का काम होगा इस सेट के एलिमेंट को इस एलिमेंट के टर्म में लिखना। अब हमने वन वन फंक्शन देख लिया था, वन वन का मतलब था, हमने पढ़ा इनवर्स करने के लिए फंक्शन शुड बी वन वन एंड ऑन टू। वन वन का मतलब था दो डिफरेंट इनपुट के आउटपुट हमेशा डिफरेंट होंगे, और ऑन टू का मतलब था कि जो कोडोमेन है वहां पर कोई भी एलिमेंट वैकेंट ना बचे, इसका मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर ये दोनों चीजें हैं तभी मैं बोलूंगा कि फंक्शन वन वन, और तभी मैं बोलूंगा कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर वो बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब हमने इन सब बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सब फंक्शंस के बारे में, उनकी डोमेन और रेंज, उनकी डोमेन और रेंज के बाद क्या कंडीशन है कि हम उनका इनवर्स डिफाइन कर सके विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है।